हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके अंदर आपका टॉपिक रहेगा आज का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इससे पहले का जो टॉपिक आपने पढ़ा उसमें आपको बेसिक भी बताया गया इस चैप्टर के बारे में, जो आप बाकी 11th और 12th केमिस्ट्री में उसको यूज करोगे। ठीक है, तो आपका जो मेन टॉपिक होता है वो आपका सेक्शन 6 है। यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस का मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन हो, जब कोई केमिकल चेंज हो, तो कुछ लॉ होते हैं जो फॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे तुमने 9th में पढ़ोगे बहुत सारे, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सब किसी हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ लॉ होते हैं, मैथ्स में थ्योरम होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे व्याकरण में, ग्रामर के अंदर रूल्स होते हैं ना जिनको हम फॉलो करते हुए किसी भी चीज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ोगे तो इसके अंदर कुछ लॉ है जो फॉलो होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है इस इक्वेशन में या फिर नहीं। ओके, टोटल हमें 5 लॉ पढ़ने इसमें। नंबर 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो भी आपका हो चुका है। तो 5 लॉ में से 2 लॉ के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले ही मिल चुका है जब हमने 9th में इसको स्टडी किया। थर्ड लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड फिफ्थ आपका रहेगा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का जो है लॉ है। तो टोटल 5 है, जिसमें से 2 पढ़े हुए, 3 आपके बिना पढ़े हुए। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी सिंपल वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास मतलब वजन, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षित करना। ठीक है, तो इस लॉ के अंदर जो मास है वो प्रिजर्व रहता है, वो घटता भी नहीं है और वो बढ़ता भी नहीं। ठीक है, क्या कहता है ये लॉ? दैट इन अ फिजिकल और इन अ केमिकल चेंज मास रिमेन्स अनचेंज। चाहे आप कोई फिजिकल प्रोसेस करवा लीजिए या फिर कोई केमिकल प्रोसेस करवा लीजिए, उसमें जो मास है वो बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आप ए को बी में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैंने किसी रिएक्शन का सहारा ले लिया, चलो यहाँ पे सी और मान लो सी प्लस ए मिलके बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तो कोई रिएक्शन होगी। अब इसमें जो सी का वजन है प्लस जो बी का वजन है, दोनों को आप जोड़ लीजिए। इसका वजन बी के वजन के बराबर होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ये तो एक केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज, कोई भी चेंज अगर फिजिकल है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास 10 ग्राम आयरन पाउडर है और मैंने 20 ग्राम सल्फर पाउडर उसके अंदर मिक्स कर दिया, इट इज अ फिजिकल चेंज। कोई मिक्सचर बनेगा, कोई रिएक्शन वगैरह, क्योंकि हीट नहीं किया है। अगर आप इन दोनों को रख के हीट कर देते तो फिर आयरन सल्फाइड बन जाता, मैंने सिर्फ मिलाया है। तो जो मिक्सचर बनेगा उसका वजन एग्जैक्टली कितना होगा बेटा? 20 ग्राम। ठीक है भाई, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, अब जैसे आपने मान लीजिए शिकंजी ही बनानी है, तो आपने 50 ml पानी लिया, आपने 2 ml उसके अंदर लेमन जूस डाला, आपने 4 ग्राम नमक डाला उसके अंदर, आपने 5 ग्राम चीनी डाली, तो जो शिकंजी बन के आएगी उसका जो टोटल वजन होगा, वो जो भी इंग्रेडिएंट आपने डाले हैं उन सब के वजन के क्या होगा? बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा। ओके, तो कहता यही है लॉ, एंड इट वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवियूजर, ही वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कई बार कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बेटा केमिस्ट्री का फादर कौन था? तो एंटोनियो लेवियोसर वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इसी ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हम 5 लॉ पढ़ेंगे, पांचों के पांचों केस में जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ को प्रपोज किया था वो इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सिर्फ मैच करवा लेंगे कि कौन सा लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया था, एमसीक्यू टाइप में टिक करवा लेंगे कि ये लॉ जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, नीचे में से सेलेक्ट करिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एंटोनियो लेवियोसर एंड ही इज आल्सो द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकती हूँ, सेम डेफिनेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेम चीज। ठीक है, एक ही तो बात है कि ना तो हम वजन को बना सकते हैं और ना ही वजन को मिटा सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जैसे मान लो कि C प्लस ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और मैं यूं कह दूं कि C प्लस ए का जो टोटल मास है दैट इज 20 ग्राम, पर यहां मेरे पास 22 ग्राम आ रहा है कि भाई बी का जो वजन है, प्रोडक्ट जो मेरा है ना, वो तो 22 ग्राम है, जबकि मैंने रिएक्टेंट का वजन जितना लिया है वो टोटल 20 ग्राम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 ग्राम वजन बना लिया। अगर रिएक्ट करने वाली चीजें टोटल 20 ग्राम वजन रख रही हैं और आपने 22 ग्राम प्रोडक्ट बना दिया, इट मींस यू हैव क्रिएटेड 2 ग्राम वेट मास। ठीक है, और वो नहीं हो सकता तो हम नहीं बना सकते हैं।
अगर मान लीजिए ये 22 की जगह 18 ग्राम हो जाता तो इसका मतलब क्या होता कि मैंने 2 ग्राम जो वजन है उसको मिटा दिया, जो नहीं हो सकता। वजन मिटाया या फिर बनाया नहीं जा सकता, इसी वजह से तो वो अनचेंज है, चाहे आपका प्रोसेस कोई फिजिकल हो या फिर क्या हो जाए बेटा, वो केमिकल हो जाए। तो इसकी दोनों डेफिनेशन हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। या फिर in a physical or in a chemical change the mass of reactant remains the total mass of reactant will always be equal to the total mass of the product. mass unchanged का मतलब है total mass reactant का हमेशा total mass of product के क्या होगा, बराबर। क्लियर है? चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, कुछ फिजिकल एग्जांपल और कुछ केमिकल एग्जांपल। फिजिकल में एक तो जैसे हमने आयरन और सल्फर के जो पाउडर के एग्जांपल है ये लिया है, या आप ये कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम जो है वो आइस है और आपने एक बीकर के अंदर ले रखे है, किसी डब्बे में बर्तन में है, जो बर्तन ढका हुआ है, ठीक है। आप फ्रीजर में से निकाल के लाए, 100 ग्राम आइस आपने रखी और उसको बाहर रख दिया। धीरे धीरे क्या होगी, ये आइस मेल्ट होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, ठीक है भाई। पूरा टाइम लगेगा 5-10 मिनट, पर सारी बर्फ धीरे धीरे पिघल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में। अब आप उस पानी का वजन मेजर करिए तो पानी का वजन भी कितना मिलेगा आपको, 100 ग्राम। कि आपने डाला क्या, 100 ग्राम आइस, ये इसकी सॉलिड स्टेट है वाटर की, धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, अपनी लिक्विड स्टेट में। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। और 100 ग्राम वजन इधर था और 100 ग्राम वजन इधर है, मतलब मास नहीं बदला, ओके। आपके पास एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है जिसका मान लीजिए 1 किलो वजन है। आपने इस लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर दिया, तो अब इन सब पीसेस का मास जब आप जोड़ोगे तो वो टोटल 1 kg ही आएगा। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। मैंने बड़े लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया, तो आपका जो सब छोटे छोटे पीसेस का वजन जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आपका 1 kg के बराबर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। और आप कोई मिक्सचर बना लीजिए, मैं सैंड और शुगर को मिक्स कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर पानी और रेत को मिला लीजिए आप। माना कि वो सस्पेंशन बनाएंगे, सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, पर अगर तुमने 100 ग्राम पानी में और मान लीजिए 50 ग्राम सैंड मिक्स किया है, तो जो भी सॉल्यूशन आपका पास बनेगा दैट है 150 ग्राम वेट। फिजिकल प्रोसेस है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोसेस में आपने जो वजन लिया है वो हमेशा वही रहेगा, जो भी आपने चीजें मिक्स की हैं उन सब का सम होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ओके। चलिए अब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये देखते हैं कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि नहीं, क्योंकि वहां तो बेटा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वहां तो पूरे केमिकल कॉम्बिनेशन जो है मतलब डिस्टर्ब होती है, कंपोजिशन चेंज होती है एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, नए कंपाउंड बनते हैं। तो क्या वहां पे भी मास सेम रहेगा, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। हमने एक इक्वेशन ली जो आपने पढ़ी है 10th में, वेल नोन इक्वेशन है, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन प्लस में NaCl एक्वस सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसमें और भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, जिसमें हमने BaCl2 प्लस में Na2SO4 वाली वो इक्वेशन भी यूज करो, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हो, ठीक है। और बनेगा क्या, इट विल फॉर्म AgCl सॉलिड बिकॉज उसकी पीपीटी बनेंगे, एंड इट विल फॉर्म NaNO3 एक्वस, ठीक है। मैं दूसरी इक्वेशन लिख देती हूँ जो आप यूज कर सकते हो इसकी जगह। इट इज BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gets converted into BaSO4 solid प्लस में Na2SO4 aqueous। इसमें इसके पीपीटी बन जाएंगे और ऊपर वाली रिएक्शन में AgCl के पीपीटी, इसके भी व्हाइट बनेंगे और इसके भी व्हाइट। डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपका एग्जांपल है। आप इस चीज को, अब ये तो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आपने ये एग्जांपल क्यों लिया बेटा, क्योंकि जो हम एक्टिविटी करेंगे, जैसे मेजर करेंगे, अगर आप कोई गैस वगैरह लेते हैं ना तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो मैं एक ऐसी इक्वेशन का सहारा लेती, ये होती वो CaCO3 ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaO एंड CO2, और मैं इस इक्वेशन से आपको ये प्रूव करती कि जो मास है रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का है ना वो सेम है, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे बिकॉज वन ऑफ योर प्रोडक्ट इज गैस
और गैस कहीं ना कहीं से एस्केप हो सकती है। तो अगर थोड़ी सी भी गैस आपके अपरेटस से, कंटेनर से बाहर निकल जाती तो आपका जो वजन है वो कम ज्यादा हो सकता था। ठीक है, मतलब निकल जाती तो वजन घट जाता प्रोडक्ट का। तो हमने सेफ रहने के लिए वो लिए हैं जो लिक्विड स्टेट में है, मतलब जिनके यूं एस्केप होने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसमें देखिए आपको इसमें कैसे प्रूव करना है। आप अपनी मर्जी से एक नॉन क्वांटिटी AgNO3 की ले लीजिए। भाई मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसका 10 ग्राम लिया वजन, ठीक है, इसका आपने 15 ग्राम ले लिया, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट तो आप वेट करके ही डालेंगे कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है ना उसका बात कर रहे हैं बेटा वजन का, कि AgNO3 का जो सॉल्यूशन आपने लिया है पानी के साथ बनाएंगे उसका सॉल्यूशन 10 ग्राम एक्वस लिख रखा है, और NaCl का भी एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, उसका जो वेट है टोटल मास है दैट इज 15 ग्राम। ओके, अब आपको पता करना है कि एक्चुअली में जो NaNO3 और AgCl का मास बनेगा क्या उसका जो जोड़ है वो 10 प्लस में 15 के बराबर होगा कि नहीं। कैसे करेंगे, हमारे पास एक एपरेटस है जिसमें 2 ग्लास ट्यूब्स एक्चुअली में एक पैसेज के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है, ऊपर से हमने कॉर्क लगा रखा है। आप नीचे वाली इक्वेशन से भी यूज करके समझा सकते हो, ठीक है। एक साइड आपने डाल दीजिए, मान लीजिए AgNO3 सॉल्यूशन है, इस साइड का आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज AgNO3, ओके, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपने डाल रखा है दैट इज NaCl सॉल्यूशन। आपको करना क्या है, पहले इस खाली ट्यूब को आप मेजर कर लीजिए कितना इसमें वजन है, ठीक है। खाली ट्यूब का वजन मान लीजिए आपके पास 50 ग्राम है, एम्प्टी ये जो ट्यूब्स दे रखी हैं आपको इनका जो वजन है दैट इज 50 ग्राम। ओके, अब आपने अपनी मर्जी से मेजर करके इसके अंदर 10 ग्राम तो AgNO3 और 15 ग्राम क्या डाला है दैट इज NaCl, ठीक है, डाल दिया। आपने दोनों अलग अलग लिम में डाले बेटा, आपने मिक्स नहीं किया अभी, क्योंकि देखो पार्टीशन जरूर है पर ये दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं एक दूसरे के, दोनों के लिए ऊपर से कॉर्क अलग अलग है, इधर से डाल दिया NaCl, इधर से डाल दिया AgNO3। अब आपको क्या करना है, अभी तक तो रिएक्शन हुई नहीं है, अब आप क्या करो इस ट्यूब को हिला दो ऐसे, मतलब उल्टा सीधा यूं मिक्स कर दो, ताकि इसके थ्रू, इस पैसेज के थ्रू ये सॉल्यूशन इधर और ये सॉल्यूशन इधर चला जाए, मतलब सीधा रखेंगे तो नहीं होगा, इसको थोड़ा एक बार यूं कर दो ताकि सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो जाएं। जब ये दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स होंगे तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन में क्या बनेगा AgCl, उसके पीपीटी बनेंगे, आपको क्लियर नहीं नजर आएंगे, नीचे व्हाइट पीपीटी बन गए, और NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। आपने ऊपर कॉर्क लगा रखा है तो वैसे भी इस रिएक्शन में कोई गैस वगैरह तो है नहीं, पर कोई भी चीज के बाहर या अंदर आने का कोई सवाल नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट एस्केप नहीं हो रहा, बाहर से कोई चीज में डाल नहीं रही, ठीक है। और अब आपको लगे कि हमें रिएक्शन वगैरह हो चुकी है, तब आप इस ट्यूब का जो है वो मास मेजर करिए। तो क्योंकि खाली ट्यूब का वजन जो था वो 50 था, मैंने 10 ग्राम उसमें डाला AgNO3, हमने 15 ग्राम क्या डाला बेटा इसके अंदर NaCl, टोटल वजन आपके पास होना चाहिए 75 ग्राम विद ट्यूब, ट्यूब का मास के साथ टोटल 75 ग्राम होना चाहिए विदाउट रिएक्शन, जब हुई ही नहीं है रिएक्शन। जब आपने सारे ट्यूब को ऊपर नीचे किया और मिक्स हो गए सॉल्यूशन, रिएक्शन होने के बाद भी इसका जो वजन आएगा वो कितना होगा, 75 ग्राम ही होगा। तो मतलब जितना AgCl और NaNO3 बना उनका भी जो वजन था वो क्या था, टोटल 75 ग्राम ही था। ट्यूब का वजन तो अभी भी कितना है बेटा, 50 ग्राम ही। ओके, तो आप कोई भी एग्जांपल लेके इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, और गैस की भी कोई जरूरी नहीं है कि आप गैस का एग्जांपल नहीं ले सकते, ले सकते हैं, फिर गैस को हमें वहां पे थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, उसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप H2O का ले लीजिए, अगर मेरे पास 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O मीन्स 18 ग्राम, यू ऑल नो, ठीक है। अगर मैं 18 ग्राम पानी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूं, ये टूट जाए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे कि इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कन्वर्ट इनटू H2 प्लस में हाफ ऑफ O2, मैं 1 मोल के लिए लिख रही हूँ बेटा। तो अगर 18 ग्राम पानी को तोड़ोगे तो देखो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 ग्राम तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन, और देखो कितना होता है O2 का हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 का हाफ हो गया दैट मीन 16 ग्राम O2। तो इससे भी आप क्लियरली ये चीज बता सकते हो कि अगर मैं 18 ग्राम पानी लूं तो 18 ग्राम पानी को डिकम्पोज करने पे इट विल गिव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 16 प्लस 2 18 ग्राम, और इधर भी हमने कितना ले रखा था, 18 ग्राम ले रखा था, ठीक है। किसी भी टाइप की इक्वेशन दे दीजिए आपको,
हमेशा रिएक्टेंट के जितने भी रिएक्टेंट उन सबके मास का जोड़, प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सबके मास के जोड़ के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, पर इस जो लॉ के अंदर ना कुछ कमियां देखने को मिली, कई बार ऐसा नोटिस किया गया, स्पेशली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन नहीं जो एटम बम्स के अंदर होती हैं, ठीक है, फ्यूजन फिजन रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस के अंदर। आप जो रिएक्शन पढ़ते हो बहुत ही सिंपल है, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। पर कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर जो सब एटॉमिक स्पीसीज है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उन रिएक्शंस के केस में ये जो लॉ था ना ये काम नहीं कर रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट होल्डिंग द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि उनमें मास बिल्कुल वैसा ही क्यों नहीं था जैसा कि बाकी रिएक्शंस में था। यहाँ पे देखा गया कि जो मास था ना वो कम था, प्रोडक्ट का जो मास था वो कुछ कम था जितना रिएक्टेंट का टोटल सम का होना चाहिए था उससे। और ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इस बात को क्लियर किया था, उसने एक इक्वेशन दी थी बहुत ही फेमस है, E इज इक्वल टू mc², आप सब जानते हैं। उसने पहली बार बताया था कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आपको प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्टेंट के मास से कम लग रहा है, इसका मतलब उन रिएक्शंस में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है उन केस में आपका जो मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो फॉलो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जहां भी रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व होगी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मतलब मास भी आपका जो है वो चेंज होगा। तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो। अब इसको आप प्रॉपरली बोल सकते हो, इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, एग्जैक्ट आप इसको अब ये कह सकते हो कि ये लॉ सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि किसी भी रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का मास और उसकी एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास और उसकी एनर्जी के क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर मास कम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी भी कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रही होगी। ओके, आई होप आपको क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि जो मास है वो मैच नहीं हो रहा, इट मींस उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो क्या हो रही है बेटा, इन्वॉल्व हो रही है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो मैटर जो है, जो आपका सब्सटेंस है, वो उसका मास ही तो कहीं ना कहीं एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके वजन ने ही तो एनर्जी को रिलीज किया है। तो अगर वजन ही सेम रहेगा तो फिर एनर्जी जो निकली वो कहां से निकली, तो इसका मतलब मास तो कहीं ना कहीं घटेगा आपका, इफ योर रिएक्शन इज रिलीजिंग एनर्जी। ओके, चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, काफी सिंपल है, आप कर सकते हो इसके। नाउ द न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, आपको इक्वेशन दे रखी है पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन की, एंड इट इज कन्वर्ट ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू KCl प्लस O2। कह रहा है कि हमने 4.90 ग्राम KClO3 को डिकम्पोज किया तो KCl मिला 2.96 ग्राम और O2 मिला 1.92 ग्राम। ओके, कह रहा है कि क्या आपको इस डाटा को देख के ये लगता है कि ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो हम चेक कर लेते हैं वे रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है कि नहीं। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 2.96 1.92 8, ठीक है, इट इज 4.88 ग्राम। भाई मेरे जो प्रोडक्ट का टोटल मास है दैट इज 4.88 ग्राम और जो रिएक्टेंट का मास है दैट इज 4.90 ग्राम। मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4.90 माइनस में 4.88, 0.02 ग्राम का जो आपका डिफरेंस है। दिस मे बी ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर। समझ रहे हो आप बेटा कि जो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल रहा है, तुम कहोगे मैडम एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो फॉलो नहीं हो रहा। ये जो डिफरेंस है स्लाइटली, ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है। आप मेजर करने में थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अगर यही वजन आप किसी दोबारा मेजर करो
तो हो सकता है आपका यहाँ पे 91 आ जाए, कोई और बच्चा मेजर करे तो हो सकता है यहाँ पे 89 आ जाए। तो ये थोड़ा बहुत तो जो एरर है वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। ओके, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। जैसे इसने तो सारा डाटा देके आपसे ये प्रूव करवा लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होगा कि नहीं, तो आपने लिखा हाँ हो जाएगा, लग रहा है कि मास बराबर है, ठीक है। या फिर वो यूं करेगा कि इसका और इसका वजन दे देगा और इसको कहेगा कि बेटा एक्स O2 का वजन निकालो, एक्स मान लो, वाई मान लो उसको, कि मैंने इतना पोटेशियम क्लोरेट लिया, डिकम्पोज होने पे इतना KCl निकला, बताओ O2 कितनी निकलेगी। अगर ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो आप इसको x मान लो, इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्या, दैट विल बी 4.90 ग्राम इज इक्वल टू 2.96 प्लस में x। अब x के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर दो, कुछ नहीं, वो आपको वर्ड इक्वेशन देगा कि इतने ग्राम इसके साथ इतने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो आप बताइए बेटा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम बनेगा, या मेरे प्रोडक्ट इतने ग्राम बने हैं, मैंने एक रिएक्टेंट इतना ग्राम लिया था, तो बताइए दूसरा रिएक्टेंट कितने ग्राम लिया होगा। तो आपको कुछ नहीं, बस लेफ्ट और राइट साइड में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनके मास को बराबर पुट करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले लॉ में तो इतना ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अगली वीडियो में हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके।